नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नागराज के इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है आतंकवादी नागराज। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। सुप्रीम हेड द्वारा अगवा की गई भारतीय की तलाश में नागराज ने एक एक करके अफगानिस्तान, अफ्रीका और अमेरिका के आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर दिया, लेकिन ना तो वो आतंकवादियों के रहस्यमय सरगना के नज़दीक पहुंच पाया और ना ही भारतीय को ढूंढ पाया। आखिरकार अमेरिका के लिबर्टी आइलैंड में स्थित स्वतंत्रता की देवी के हाथ में थमी मसाल के अंदर मौजूद आतंकवादियों की सरगना पोलका तक नागराज जा पहुंचा। उसी पोलका तक जिसने अपनी एक हमशक्ल को ब्रेन वॉश करके नागराज के साथ साथ लगा रखा था। नागराज पर मसाल के अंदर ही पोलका ने एक किरण द्वारा हमला किया और नागराज चकराकर वहीं नीचे गिर पड़ा और पोलका ने नागराज को बनाने की ठान ली आतंकवादी नागराज। तुझे मारना मुश्किल लगा नागराज, तो मैंने तेरे साथ अपनी उस हमशक्ल को लगा दिया जिसके दिमाग में मैंने अपनी खुद की मेमोरी भर दी थी, और उसके दिमाग में लगे एक यंत्र के जरिए तुम्हारी सारी बातें मुझ तक पहुंचती थी। ये सारी मेहनत दो कामों के लिए की गई थी। तड़ाक! एक तो ये कि हमको भारतीय कम्युनिकेशन को हथियाने का समय मिल जाए, और दूसरा ये कि हम तेरी कोई एक ऐसी खास कमजोरी को जान सकें जिसका इलाज किसी के पास भी ना हो। और तेरे साथी नकली पोलका को दिन रात लगाकर हमने तेरी उस कमजोरी को जान लिया है। वो कमजोरी तेरे दिमाग का वो हिस्सा है जिसमें प्रोफेसर नागमणि ने एक रोबोटिक कैप्सूल फिट करके तुझको आतंकवादी बना दिया था, और फिर बाबा गोरखनाथ ने उस कैप्सूल को तेरे दिमाग से निकालकर तुझको एक अच्छा नागराज बना दिया था। अब तेरी इच्छाधारी शक्ति तेरे गर्दन से ऊपर के हिस्से की रक्षा करती है, इसलिए तेरे सिर का ऑपरेशन करके उसमें नया यंत्र घुसाना तो असंभव कार्य है, पर किरणें तेरे दिमाग तक पहुंच सकती है। इसलिए मैंने तेरे दिमाग के उस हिस्से को किरणों द्वारा फिर से जागृत कर दिया है, जो तुझको रक्षक नागराज के बजाय भक्षक नागराज बना देगा। मैडम, कौन है वहाँ पर? मैडम, मुझे पता नहीं था कि मेरी असली बॉस आप हैं। मैं तो रोबोट मास्टर को अपना मालिक समझता था। मैं तो तुमको भूल ही गई थी। बताओ, आवाज़ क्यों लगाई थी? आप नागराज पर अपनी जीत की खुशी में शायद उनको भूल गई हैं। तुम सब चारों तरफ से घिर चुके हो। हथियार डाल दो, क्योंकि भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे मैडम? जो भी करेंगे वो हम ही करेंगे। इन मूर्ख पुलिस वालों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि अगर हम यहाँ पर अड्डा बनाने की क्षमता रखते हैं तो उस अड्डे की सुरक्षा करने की क्षमता भी रखते हैं। ओ गॉड, ये तो हम पर लेसर बमों से हमला कर रहे हैं। अब तो पलट कर जवाब देना ही होगा, चाहे स्टैचू ऑफ लिबर्टी को नुकसान पहुँचे या नहीं। ग्राउंड यूनिट अब तुरंत कार्यवाही करे। बड़ा आदेश मिलते ही जमीन से हवा में मार करने वाली एंटी एयरक्राफ्ट गन ने मसाल पर निशाना साध लिया, और एक अचूक लेसर गाइडेड मिसाइल मसाल की तरफ रवाना हो गई। लेकिन मिसाइल के निशाने तक पहुंचने से पहले ही आई कांट बिलीव इट, मसाल अपने आप उड़ रही है। निशाना खुद रवाना हो चुका था। ठीक समझे, हमने इस मसाल में रॉकेट इसी दिन के लिए फिट करके रखे थे, और इसको तुम्हारे तेज से तेज उड़ने वाले वायुयान तक नहीं पकड़ सकते, और ना ही कोई रडार या सैटेलाइट इसकी स्थिति का पता लगा सकती है। अब इंतजार करो उस क़यामत का जो आतंकवादी नागराज के रूप में दुनिया पर टूटने वाली है। अब आर पार की जंग होगी और आतंकवाद की जीत होगी। तेजी से उड़ती मसाल जल्द ही क्षितिज में घुल मिल गई। आतंकवाद सारी दुनिया को अंगूठा दिखाते हुए अपने एक बड़े मकसद में कामयाब हो गया था। आतंकवाद का सबसे बड़ा दुश्मन नागराज आज खुद फिर से एक आतंकवादी बन गया था। ये लो ना, सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। यहाँ पर तुम्हारा नाम नहीं लेना है। लो, मैंने तुम्हारे प्लान को कामयाब बना दिया। अपना पार्टनर बनाते वक्त तुमसे यही उम्मीद थी पोलका।
मुझे यकीन था कि तुम नाकामयाब नहीं होगी, लेकिन दिमाग पर हुए असर की वजह से कहीं नागराज के नाक शक्तियाँ छिन या नष्ट तो नहीं हो जाएगी। नहीं पार्टनर, नागराज की सारी शक्तियाँ दुरुस्त हैं, सिर्फ इसके सोचने का तरीका बदल गया है। अब ये सिर्फ विनाश के बारे में सोचेगा। बस एक गड़बड़ है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये वही करेगा जो ये खुद करना चाहेगा। इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है भी नहीं पोल का, क्योंकि ये अपने आप वही काम करेगा जो हम इससे करवाना चाहते हैं, विनाश। ये जो भी करेगा उससे आतंकवाद ही फैलेगा, और इस दौरान हम इसको कंट्रोल करने का भी कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही निकालेंगे। भारती का अब क्या करना है? भारती ने अभी तक भारतीय कम्युनिकेशन के कागजों पर दस्तखत नहीं किए हैं और उसकी हालत भी अब ठीक नहीं है। तो फिर छोड़ो भारतीय कम्युनिकेशन को हथियाने का इरादा और भारती को ख़त्म कर दो। हम किसी और तरीके से अपना काम चला लेंगे। तुम अभी तक मुख्य बात नहीं समझ पाई हो पोल का। नागराज चाहे अभी हमारे कब्जे में है, लेकिन फिर भी नागराज का खतरा अभी भी बना हुआ है। भारती वो कवच है जो नागराज से हमेशा हमारी रक्षा करेगा। जब तक हम नागराज को मार नहीं देते तब तक हमको भारती को भी जिंदा रखना होगा। तुम नागराज पर ध्यान दो। नागराज का पहला काम तय हो चुका है। इसके हाथों से तबाही का तांडव वहीं से शुरू होगा जहां की सुरक्षा का भार इसने खुद अपने कंधों पर लिया हुआ था, महानगर से। ओह, ये तो हेरोइन बेचने का वही अड्डा है जिसको मैंने नागराज के रूप में एक हफ्ते पहले तबाह कर दिया था। लेकिन यहाँ पर तो धंधा फिर से चालू हो गया है, और वो भी जोर शोर से। इस नशे के सौदागरों को जरूर कोई सह दे रहा है। अपने आप ये ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकते। पता करना पड़ेगा कि इनके पीछे किसका हाथ है, और फिर उस हाथ को तोड़ना होगा। अरे वाह, ये तो एकदम खाली हेरोइन है, और वो भी एकदम सस्ते भाव पर। 10 पैकेट दे दे। धंधा दोबारा शुरू होने की खुशी में भाई डिस्काउंट दे रहा है। दबा के खरीद और खुल के पिला पब्लिक को। यार, जब इतना डिस्काउंट है तो मैं भी 50-100 पैकेट खरीद ही लूँ। खरीद ले। चल 50,000 निकाल 50 पैकेट के। ये ले भाई। सांप यानी नागराज पर ये कैसे हो सकता है? नागराज तो शायद गेम उल्टा पड़ गया है। नागराज हमको बेवकूफ़ बना गया ताकि हमको रंगे हाथों पकड़ सके। लगता तो यही है भीड़ू। क्या बक रहे हो? मैंने तुमको कब बेवकूफ़ बनाया? शायद ये हीरोइन तुम लोगों ने खुद भी थोड़ी थोड़ी चख ली है, और अगर नहीं चखी है तो मैं तुमको अभी दिखाता हूँ कि अगर तुम इसे चख लेते तो तुम्हारा क्या होता। भाग भीड़ू, अपन अभी पेरोल पर छुटेला है। पकड़े गए तो सज़ा डबल हो जाएगी। अरे, अपने भाई को नागराज ने डबल क्रॉस कर दिया। पहले प्रोटेक्शन देकर धंधा शुरू कराया और फिर पकड़ने आ गया रंगे हाथों। ओ, ये क्या हुआ? पैर लड़खड़ा रहे हैं। लगता है जैसे हमारे पैरों में जान ही नहीं है। नशेड़ियों को ऐसे ही लगता है, उनको नशे की वजह से ऐसा लगता है। लेकिन तुमको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने तुम्हारे पैरों की मांसपेशियों की ताकत को ख़त्म कर दिया है। भाई, क्यों चिल्ला रहा है पोटिया? अरे, क्या हुआ तुझे? नागराज ने अपन को डबल क्रॉस किया है भाई। वो अपन को पकड़ने आया है। अपन को शक था, पहले से शक था, इसलिए अपन तैयारी करके बैठेला था। संभल रे नागराज। बड़ा ये बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं जैसे मैंने इनसे पहले मिलकर इनको प्रोटेक्शन देने का वादा किया था। क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो भाई? नागराज पर गोली बारूद असर नहीं करता। इस गोली में बारूद नहीं है पोटिया, बल्कि सांप का विष उतारने वाली बूटी की भस्म भरी हुई है। ये भस्म नागराज के शरीर के अंदर जाकर इसके विष को नष्ट कर देगी। ये कमज़ोर हो जाएगा और उस हालत में हम इसकी गर्दन को आसानी से काट सकेंगे। ओह, मैं अभी क्राइम फाइटिंग में नया ही हूँ। नागराज जैसा अनुभव नहीं है मुझ में। अगर होता तो मैं पहले इन पर काबू पाने की सोचता, फिर इनकी बातों पर गौर करता।
मुझको बीस की कमी के कारण कमजोरी लग रही है। बीस की कमी के कारण मणि की शक्तियाँ भी छीन हो रही है। मुझे संभलने में थोड़ा वक्त लग सकता है और उतनी देर में ये तलवार मेरी गर्दन उड़ा सकती है। अब मुझे कौन बचाएगा? ये बचाएगा मुझे। आहा, ये बचाएगा मुझे। तलवार घूमी, लेकिन तलवार और नागराज के बीच में हीरोइन के पैकेटों की लड़ी आ गई। पैकेट कटते चले गए और वातावरण हीरोइन के पाउडर से भर गया। अच्छी, मुझे मुझे चक्कर आ रहे हैं। सारी हीरोइन सांस के रास्ते से मेरे फेफड़ों में चली गई है। यही तो मेरा प्लान था भाई, कि तुमको तब तक चक्कर आते रहें जब तक मुझे चक्कर आने बंद ना हो जाएं। अब मेरी मणि, मेरा मतलब है शक्ति, वापस आ गई है। अब मैं तुम्हारी नशे के इस लंका का नाश करूंगा, हनुमान जी की तरह अपने दुम में आग से जलाकर। अब ये जलती पूंछ कहाँ से आ गई? अरे कम से कम ये मकान तो मेरे बुढ़ापे के लिए छोड़ देना नागराज। मकान में रखा माल चाहे जल जाए, पर मकान की दीवारें तो रहने के लिए सलामत रहे। भाई, जलते मकान के अंदर कोई है। अबे, नशा मुझे हुआ है या तुझे? तुम दोनों के अलावा मकान के अंदर तो सिर्फ माल था। मेरा करोड़ों का माल 100% डिस्काउंट पर चला गया। नहीं भाई, पोटिया सही कह रहा है। कोई बाहर आ रहा है और मकान में लगी आग भी बुझ रही है, और बुझ भी रही है बड़ी स्टाइल से। मकान बर्फ से ढक रहा है। न मकान में आग लगेगी, न माल जलेगा, न धंधा बंद होगा। ये मेरा वादा है। और नागराज अपना वादा हमेशा पूरा करता है। अगर मैं इसी तरह से नशे की दुकानों को बंद होता देखता रहा तो आतंकवाद को बढ़ाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तुम सब फिलहाल यहाँ से जाओ, इससे मैं निपटता हूँ। नागराज, तुम यहाँ कब आए और तुम आतंकवाद की हिमायत कब से करने लगे? दो दो नागराज, ये क्या चक्कर है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुझे चक्कर समझ में नहीं आ रहा है और मुझे सिर्फ चक्कर आ रहे हैं। फिलहाल तो अपने वाले नागराज ने कहा है भाग तो भाग। दो नागराज जब टकराएंगे तो यहाँ पर भूचाल आएगा। नागराज, ये क्या हो गया है तुमको? आतंकवादियों ने किसी तरह से तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है। संभालो अपने आप को और पहचानो मुझे। मैं नागू हूँ, जिसको तुम अपनी अनुपस्थिति के दौरान महानगर में नागराज बनाकर छोड़ गए थे। पहचाना मुझे नागराज? मैं तुमको भूला ही कब था नागू। तेरे जैसे निकम्मे फिल्मी कीड़े को भला कौन भूल सकता है? अब अपना असली रूप धारण कर और दुम दबाकर भाग जा यहाँ से, वरना तुझ जैसे आतंकवाद के दुश्मनों को नागराज गलाकर पानी बना देगा। आतंकवादियों ने नागराज को ही अपना गुलाम बना लिया है, लेकिन नागू ऐसा नहीं होने देगा। नागराज ने महानगर की सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ की शपथ ली हुई है और इस वक्त नागराज नागू है। मैं हूँ, मैं रोकूंगा नागराज को, उसको मुक्ति दिलाऊंगा और आतंकवाद के शिकंजे से मेरी मणि शक्ति के सामने नागराज टिक नहीं पाएगा। फुस, तो अभी बच्चा है नागू, लड़ाई के मामले में कच्चा है। नागराज कुछ भी भूला नहीं है, तेरी सारी शक्तियाँ याद है मुझको। देख, मैं तुझको बताता हूँ कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। ये लड़ाई तो मैं नागराज के रूप में नहीं लड़ सकता, क्योंकि इस रूप में रहने पर मेरी मणि की शक्ति सिर्फ नागराज की शक्तियों की प्रतिलिपि ही बना सकती है, और मेरी नकली नाग शक्तियाँ नागराज की वास्तविक नाग शक्तियों से कभी जीत नहीं सकती। मुझको अपना असली रूप धारण करके नागराज पर मणि किरणों से हमला करना होगा। चल, तूने मेरी असली रूप में आने वाली सलाह तो मान ली नागू, अब दुम दबाकर भाग जाने वाली सलाह भी मान ही ले। इस रूप में मेरे पास दुम नहीं है नागराज, सिर्फ मणि शक्ति है, और मणि की शक्ति किरणों के सामने तुम्हारी नाग शक्तियाँ ठहर नहीं सकती। तुम्हारी नाग शक्तियाँ नष्ट करके मैं तुमको बंदी बनाऊंगा और फिर तुमको आतंकवादियों के कंट्रोल से आज़ाद कराऊंगा, और इस हमले की शुरुआत करेगा मेरा किरण प्राणी बिस्काट, जिसमें विष को नष्ट करने की अद्भुत शक्ति है। इसके हाथ तो मेरे शरीर के अंदर तक घुसे जा रहे हैं।
और मेरे विष को नष्ट भी कर रहे हैं। ऐसा मुझे साफ महसूस हो रहा है क्योंकि मुझे कमजोरी लग रही है और ऐसी कमजोरी मुझे सिर्फ विष की कमी के कारण ही लगती है। जितनी कमजोरी बढ़ेगी तुम उतनी ही जल्दी बेहोश होकर मेरे बंदी बनोगे नागराज। इसलिए तुम्हारी कमजोरी बढ़ाने में मुझे भी विष काट की मदद करनी पड़ेगी। बड़े दिनों बाद दिमाग का इस्तेमाल करके मैंने कोई प्लान बनाया है, वरना मणि शक्ति के रहते तो प्लान बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तेरी मणि को मैं नष्ट कर दूंगा नागू, फिर ना रहेगी मणि और ना रहेगी इसकी शक्ति। ये कोशिश तुम पहले भी एक बार कर चुके हो नागराज, लेकिन मणि को इस ब्रह्मांड की कोई भी ताकत नष्ट नहीं कर सकती। अच्छा किया जो तूने मुझको उस लड़ाई की याद दिला दी। उस समय मैंने तेरी मणि के सामने धुआं करके तेरी मणि की किरणों को अपने तक पहुंचने से रोक दिया था। मैं आज भी यही करूंगा। इस बार ये चाल कामयाब नहीं होगी नागराज, क्योंकि विष काट जिन किरणों का बना है उनको धुएं की दीवार रोक नहीं सकती। तो फिर मुझको तीव्र विष फुकार का प्रयोग करना होगा, जिसने तुझको पिछली लड़ाई में जमीन पर ला पटका था। उफ, इस विष फुंकार को मेरा मणि कवच भी रोक नहीं सकता, इसलिए मुझे अपनी सांस को तब तक रोक कर रखना होगा जब तक तुम पर कमजोरी पूरी तरह से हावी होकर तुमको बेहोश ना कर दे। उफ, ये कमजोरी, लेकिन ये कैसे हो गया? अगर ये प्राणी मेरे विष को नष्ट कर रहा है तो भला मैं तीव्र विष फुंकार कैसे छोड़ गया? यानी ये प्राणी मेरे विष को नहीं बल्कि मेरे सूक्ष्म सर्पों को नष्ट कर रहा है। ऐसी कमजोरी मुझको उस कारण से भी लगती है, पर विष काट ऐसी किन किरणों का बना है जो मेरे सूक्ष्म सर्पों को नष्ट कर दे? ओ, अब मैं समझा नागू की चाल। उसने सूर्य के प्रकाश में से पराबैंगनी किरणों को अलग करके उनसे विष काट बनाया है, क्योंकि पराबैंगनी किरणों में सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने की आश्चर्यजनक क्षमता होती है और मेरे सूक्ष्म सर्प भी मेरे शरीर के अंदर जीवाणुओं के साइज में रहते हैं। यानी अगर पराबैंगनी किरणें नागों की मणि तक पहुंचने ना दी जाए तो ये विष काट में नष्ट हो जाएगा। पर पराबैंगनी किरणों को रोको कैसे? ये किरणें तो किसी भी चीज़ की परछाई तक से नहीं रुकती। आहा, याद आया, ये किरणें परछाई से नहीं बल्कि ऐसी चीज़ से रुकती है जिसकी परछाई नहीं बनती। नागराज ने योजना बनाई तो थी, लेकिन ना जाने उस योजना पर अमल करने लायक ताकत थी भी या नहीं। आहा, तुम्हारे ध्वंसक सर्प तो निशाने पर लग ही नहीं रहे हैं। अब तुमको बेहोश होने में ज़्यादा देर नहीं है। मेरा निशाना सही जगह पर लग रहा है नागू। मेरे ध्वंसक सर्प ठेले में लदी रेत को गर्म कर रहे हैं। रेत के गर्म होने से रेत पिघलती है और कांच बनता है, और कांच एक ऐसा पदार्थ है जो खुद को अपनी परछाई नहीं बनाता, लेकिन अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणों को रोक लेता है। अब जब पराबैंगनी किरणें से तुम्हारी मणि का संपर्क कट गया है तो उन किरणों से बना विष काट भी अपने आप नष्ट हो जाएगा। कोई बात नहीं, एक बार चूक गया तो क्या हुआ? मेरी मणि अभी भी सलामत है। मैं अब और घातक वार करूँगा। उसका मौका तुमको शायद ना मिले नागू, क्योंकि तुम जहाँ पर खड़े हो वहाँ की जमीन को मेरे सर्प खोद चुके हैं। जमीन के नीचे तुम्हारी मणि शक्ति तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगी और मैं तुमको यहाँ से जिंदा बाहर निकलने नहीं दूंगा। तुम्हारी कब्र यहीं पर बनेगी। ये क्या पागलपन है नागराज? होश में आओ। सौडांगी, तुम भी? हाँ नागराज, मैं तो यहाँ पर नशे के सौदागरों के खिलाफ नागू की मदद करने आई थी। मुझे सपने में भी ये ख्याल नहीं आया था कि नशे के सौदागरों के बजाय मुझे तुमसे लड़ना पड़ेगा। लड़ने की शुरुआत तो नागू ने की थी। अगर तुम भी नागू के साथ यहीं पर दफन होना चाहती है तो लड़ाई की शुरुआत कर सकती हो। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती नागराज, तुम सिर्फ नागों को जमीन से बाहर निकलने दो और फिर ये बताओ कि आखिर तुम नशे के सौदागरों की मदद क्यों कर रहे हो। नागराज किसी सवाल का जवाब नहीं देगा। मैं जा रहा हूँ। अगर नागू जिंदा बचा हो तो उसे बाहर निकाल लो, वरना लाश को बाहर निकालने से भला क्या फ़ायदा। नागू को सिर्फ सिर बाहर निकालने से काम चल जाएगा, बाकी का समय मैं तुमको रोकने में लगाऊंगी।
सौडांगी की कांटेदार दुम ने नागराज को चीखने पर मजबूर कर दिया और इस चीख ने पोल्का को चिंतित कर दिया। चलो, दूसरे नागराज का रहस्य तो खुला, लेकिन मुझको ये नहीं पता था कि ये दोनों सांप नागराज के शरीर के बाहर हैं। नागराज इनसे निपट तो लेगा ना? निपट लेगा, लेकिन इससे एक बात तो पक्की हो गई है कि तुम्हारी किरण ने काम किया है, वरना नागराज आतंकवादी बनकर अपने ही सांपों पर कभी वार नहीं करता। सौडांगी के कांटों ने नागराज के शरीर को छलनी कर दिया था और कांटे शरीर में घुसे रहने के कारण नागराज के घाव भर नहीं पा रहे थे। उफ, ये कांटे तो मुझको असहनीय पीड़ा पहुंचा रहे हैं। मैं कुछ भी सोच नहीं पा रहा हूँ। यही तो मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ सोच ना पाओ और मैं तुमको बंदी बनाकर तुमसे उस शख्स का नाम जान सकूं जिसने तुमको इस हाल में पहुंचाया है, और फिर उससे तुम्हारे सामान्य होने का तरीका उगलवा सकूं। तुमने मुझे तुमने मुझे छेड़कर बहुत बड़ी गलती की है सौडांगी। अब मैं तुमको मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। इस गोले में फंस कर रह गया हूँ। तंत्र तुम्हारी कमजोरी है नागराज, और सौडांगी तंत्र विद्या की धनी है। मेरी इजिप्शियन तंत्र शक्ति की तुम्हारे पास कोई काट नहीं है। अब ये गोला छोटा होता जाएगा और तुमको अपने शिकंजे में कसकर बेहोश कर देगा। अगर तुम अपने इस दुर्दशा से बचना चाहते हो तो बता दो मुझे उसका नाम जिसने तुम्हारा ब्रेन वॉश करके तुमको अपराधी का सहयोगी बना दिया है। तंत्र शक्ति की तो नागराज के पास सचमुच कोई काट नहीं है पार्टनर। नागराज तो कोई बड़ा हादसा करने से पहले ही पकड़ा जाएगा। जिसको मारने का तरीका मैं और तुम नहीं खोज पाए, उसको भला ये नागिन क्या मारेगी। तुम इस लड़ाई का मजा लो और नागराज का कमाल देखो। नागराज अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहा था। इच्छाधारी कणों में बदलना भी तुमको बचा नहीं पाएगा नागराज, क्योंकि तुम्हारे इच्छाधारी कण भी इस तंत्र गोले के पार नहीं जा सकते। अरे, नागराज तो धूल के गुब्बारे में से गायब हो गया। नहीं, नागराज अंदर ही है। इसको तड़पने से जो धूल का गुब्बारा उठ रहा था, उसने इसको कुछ पलों के लिए छिपा लिया था। वही तो मैं सोच रही थी कि भला मेरे तंत्र गोले के पार नागराज जा कैसे सकता है। अब इसके बेहोश होने में ज़्यादा वक्त नहीं है। लो, बेहोश हो ही गया नागराज। अब मैं इसको तंत्र गोले से बाहर निकालकर स्नेक पार्क के डायरेक्टर के पास ले जाती हूँ। वे ही नागराज के दिमाग का इलाज कर। अरे, ये तो नागू है। ये यहाँ पर कैसे आ गया और नागराज कहाँ चला गया? नागराज यहाँ है नागिन। तुम्हारे तंत्र गोले का असर जमीन के ऊपर ही था, नीचे नहीं। ये बात समझ में आते ही मैं इच्छाधारी कणों में बदलकर जमीन की दरार में घुसकर आजाद हो गया। लेकिन उधर नागू भी होश में आ रहा था। मैंने सुरंग के जरिए नागू को तुम्हारे तंत्र गोले के बीच ला पटका, और जब तक तुम्हारी तंत्र किरणों ने नागू को बेहोश किया, तब तक मैंने अपनी शक्ति को वापस बटोर लिया। अब मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। घबराओ मत दीदी। मणि इन ध्वंसक सर्पों के धमाके से हमको आसानी से बचा सकती है। तो होश में आ गया नागू, शुक्र है भगवान का। लेकिन हमारा बचना मुश्किल है, क्योंकि ये ध्वंसक सर्प एक विशेष प्रकार के ध्वंसक सर्प हैं जो फटते वक्त नागराज के विष की फुहार भी हवा में फैला देते हैं। ऐसे अगर कोई सीधे वार से बच भी गया तो विष गंध उसे नहीं छोड़ती, जैसे हमको नहीं छोड़ रही है। मुझ पर बेहोशी छा रही है, लेकिन मेरा मणि कवच विस्फुंकार को रोक नहीं पा रहा है, और अब मेरे बेहोश होने के साथ साथ मणि कवच भी नष्ट हो रहा है। तुझे जिंदा रहने के लिए सांस लेने की जरूरत पड़ती है, इसलिए तेरा कवच हवा को छानकर अंदर भेजता रहता है। लेकिन मेरी विष लहरी को तेरा कवच भी पूरी तरह से छानकर अलग नहीं कर सकता। अब तुम दोनों मरोगे। नागराज के नागफनी सर्प सौडांगी और नागू को काट डालने के लिए आगे तो लपके, लेकिन उन किरणों ने उनको बीच में से ही पलटने को मजबूर कर दिया। ये किसने किया? शिकांगी नेवला। उफ, इतने सालों के बाद ये इन वक्त पर कहाँ से आ धपका। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से जाना होगा।
सिकांगी नेवला, इसने हमारी जान बचाई, पर कैसे? सिकांगी नेवले में ऐसा क्या है जो नागराज तक को भागने पर मजबूर कर दे? पता नहीं नागू, ये शायद उस वक्त की बात है जब मैं नागराज के शरीर में वास नहीं करती थी। पोलका भी चकित थी। ये सिकांगी नेवला क्या बला है पार्टनर? नाम तो सुना है पर इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता। क्या इसमें सचमुच इतनी शक्ति है कि नागराज तक का रास्ता रोक सके? कुछ कह नहीं सकती पोलका, लड़ाई पर नजर रखो, जरूरत पड़ी तो हमको नागराज की मदद करनी होगी। ओह सिकांगी, तू मेरे पैरों को धरती से उठने ही नहीं दे रहा है। तूने मुझको पैरों के जरिए धरती से चिपका दिया है। मेरा इच्छाधारी रूप भी इस पकड़ से छूट नहीं पा रहा है। अगर ऐसा है तो मुझको अपने पैरों को ही हटाना होगा, नाग रूप धारण करना होगा, क्योंकि नाग के पैर नहीं होते। फुस। और अब मैं तुझको चमत्कारी शक्तियों का प्रयोग करने का मौका ही नहीं दूंगा। एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन ये मामूली सांप और आम नेवलों के बीच की लड़ाई नहीं थी। ये लड़ाई थी जादुई शक्तियों युक्त सिकांगी नेवले और नाग शक्तियों युक्त प्रलयंकारी नागराज की। लेकिन ना तो सिकांगी नागराज पर जादुई शक्तियों का प्रहार कर पा रहा था और ना ही नागराज की जहरीली शक्तियां सिकांगी को कोई नुकसान पहुंचा पा रही थी। लेकिन सिकांगी तरोताजा था और नागराज थका हुआ, इसलिए सिकांगी की फुर्ती का सामना नागराज नहीं कर पा रहा था। ये तो मुझको काट काट कर भी नहीं गला। अब लड़ाई जादुई शक्तियों से हटकर शारीरिक स्तर पर उतर आई थी। दोनों ने एक दूसरे को अपने शिकंजे में कस लिया था। उफ, ये नेवला मरते मरते नागराज को भी मार जाएगा। कुछ करना होगा। सैटेलाइट स्टन रे का इस्तेमाल करती हूँ, वो नेवले को जड़ कर देगी, तब नागराज उसको आसानी से मार सकेगा। संभल कर पोलका, दोनों इस वक्त एकदम पास पास हैं। अगर ये किरणें नागराज को लग गई तो नागराज नेवले के हाथों मारा जाएगा। सही कहा, इन दोनों के अलग अलग होने का इंतजार करना होगा। सिकांगी और नागराज अभी तक एक दूसरे से गुथे हुए थे। अब ये मुझ पर जादुई शक्ति का वार करने जा रहा है और मैं बच भी नहीं सकता। और तो और मेरी फुंकार भी अब इसके जादुई आवरण को पार नहीं कर पा रही है। काश मेरे पास कोई ऐसी शक्ति होती जो किरणों द्वारा वार कर सकती, क्योंकि किरणें प्रकाश की तरह इसके जादुई आवरण को पार कर सकती है। अरे हाँ, ऐसी एक शक्ति तो मेरे पास है, सम्मोहन की शक्ति। और इस वक्त इसकी आंखें मेरी आंखों के इतनी पास है कि ये मेरी सम्मोहन किरणों से बच ही नहीं सकता। प्रचंड सम्मोहन शक्ति ने पल भर में सिकांगी को सम्मोहित कर दिया और सिकांगी की पकड़ ढीली हो गई। सिकांगी के शिकंजे से आजाद होते ही नागराज सामान्य रूप में आ गया। अब मैं तुमको टमाटर की तरह पिचका दूंगा सिकांगी। नागराज का बूट तेजी से नीचे आया, लेकिन बूट का जमीन से संपर्क होते ही सिकांगी गायब हो गया। खैर, अब वो दोबारा मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं करेगा। फिलहाल तो मुझको दुनिया को अपने यहाँ आने की खुशी में कोई तोहफा देना चाहिए, तबाही से भरा तोहफा। क्या सोच रही हो सौडांगी दीदी? हमको नागराज को दोबारा रोकने की कोशिश करनी चाहिए। अब नागराज हमारे बस की बात नहीं है। हमको ऐसे लोगों से संपर्क साधना होगा जो नागराज को टक्कर दे सके। आतंकवादी नागराज ने महानगर की तबाही का एक हाहाकारी तरीका ढूंढ निकाला था। महानगर को विद्युत सप्लाई करने वाले इस परमाणु संयंत्र को नष्ट करने से पूरे महानगर में रेडियो धर्मिता फैल जाएगी और उस रेडियो एक्टिविटी का असर वैसा ही होगा जैसा परमाणु बम फटने पर फैली रेडियो एक्टिविटी का होता है। सभी इंसान, पशु और पेड़ पौधे तड़प तड़प कर मरेंगे। एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मजा आ जाएगा। नागराज पर आतंकवाद की नज़रें जमी हुई थी। नागराज तो आतंकवाद फैलाने के लिए हमसे भी ज़्यादा बढ़िया योजनाएं बना लेता है, बस इसको रोकने के लिए कोई ना आए। नागराज के सामने कोई नहीं आएगा पोलका, और आएगा भी तो इसके कदम रोक नहीं पाएगा। नागराज का रास्ता रोकने वाले कुछ लोग तो थे। अरे अंदर कहाँ जा रहे हो नागराज? रुक जाओ, बगैर सिक्योरिटी क्लियरेंस के तुम परमाणु संयंत्र के अंदर नहीं जा सकते। लेकिन वे नागराज के लिए मच्छरों से ज़्यादा और कुछ नहीं थे। मुझे सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ की सिक्योरिटी को खुद क्लियर यानी साफ कर देता हूँ।
अरे अरे, सांपों ने हमारे हथियार छीन लिए और अब ये हमारे हथियार हम पर ही तान रहे हैं वार करने के लिए। बिच्छू! आह! रास्ते का पहला रोड़ा तो हट गया, अब दूसरे रोड़े इस जाली को उखाड़ फेंकता हूँ। ओह! जाली में तो करंट दौड़ रहा है, लेकिन जब मैंने जाली पकड़ी तो उस वक्त इसमें करंट नहीं था। फिर अचानक इसमें करंट कैसे दौड़ने लगा? मैंने दौड़ाया इस वायर फेस की रिमोट चार्जिंग करके। सौडांगी और नागों ने प्रमाण रक्षकों के हेडक्वार्टर पर पहुंचकर हमसे संपर्क साधा और उस वक्त जो भी सुपर हीरोज उपलब्ध थे वे तुमको महाविनाश करने से रोकने आ गए हैं। लेकिन लड़ाई से पहले तुम दोनों एक बात सुन लो। एक तो डोगा तू उड़ना सीख ले, वरना हर बार मुझको तुझे लेने के लिए दिल्ली से मुंबई का चक्कर लगाना पड़ता है। और स्टील, या तो तू अपना हेलीकॉप्टर ठीक करा ले और या फिर अपना वजन कम कर। परमाणु स्टील, डोगा, तुम लोगों को आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? लगता है तुम लोगों को मेरे खिलाफ बहकाया गया है। हो सकता है नागराज, लेकिन हमको सच्चाई का पता तो लगाना ही है। ये तो बताओ कि तुम इस न्यूक्लियर प्लांट के अंदर क्यों जाना चाहते हो? मुझे अंदर कुछ आतंकवादियों के छुपे होने की खबर मिली है। मैंने पूरा प्लॉट स्कैन कर लिया है, अंदर कोई आतंकवादी नहीं छिपा हुआ है। ओह, यानी खबर झूठी थी। सॉरी दोस्तों, मेरी वजह से तुमको तकलीफ हुई। कोई बात नहीं नागराज, अब हमारी तसल्ली के लिए हमारे साथ चलो। हम तुम्हारा चेकअप करके ये पक्का कर लेना चाहते हैं कि तुम ठीक हो या नहीं। बस बहुत हो गया। नागराज को कोई भी आदेश नहीं देता। खैरियत चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। मैं अभी तुमसे लड़ने के मूड में नहीं हूँ, पर हमारा मूड तो बहुत अच्छा है। अब तो हम तुमको अपने साथ ले ही चलेंगे गपशप करने के लिए। और वहाँ से दूर हिमालय की बर्फीली चढ़ाइयों पर कोई अपने छोटे छोटे पैरों के निशान छोड़ता हुआ चढ़ता जा रहा था। उसकी मंजिल थी उस ऊंची चोटी पर स्थित बर्फ की एक शिला। ची 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 चिम चिम चिम। सिकांगी, तू यहाँ पर कैसे? तुझको तो नागराज के पीछे पीछे लगे रहना था। जरूर कुछ बड़ी विपदा आ पड़ी है। बोल, क्या हुआ है? नागराज को तीन तीन सुपर हीरो से एक साथ भिड़ना पड़ रहा था। ओह, नागराज इच्छाधारी कणों में बदलकर मेरी कैद से आज़ाद हो रहा है। तो फिर इसको एक बार फिर बिजली का झटका देना पड़ेगा, ताकि ये इच्छाधारी कणों में बदलने के लिए ध्यान केंद्रित ही ना कर पाए। तुम्हारी करंट तो इस पर कुछ सेकेंड के लिए असर करेंगे स्टील, लेकिन मेरा ग्रेनेड लॉन्चर नागराज के शरीर में इतना बड़ा छेद कर देगा कि उसको भरने में इसके सांपों को कई मिनट लग जाएंगे। उतनी देर तक ये तड़पता रहेगा और हम इसको आराम से काबू में कर लेंगे। मैं हार मानता हूँ, आकर मुझे पकड़ लो। मैं एक साथ तुम तीनों का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन एक एक करके कर सकता हूँ। देखा नागराज की तरफ कदम बढ़ाने का अंजाम। मेरे सर्पों ने सुरंग खोदकर दो हीरोज को तो जमीन में घुसेड़ दिया है। जब तक वे बाहर निकलने का कुछ इंतजाम करेंगे, तब तक मैं तेरा इंतजाम कर लूँगा डोगा। धड़ाक। नागराज की अद्भुत शारीरिक शक्ति से मुझे बचना होगा। अब मैं तुझे बंधनों में बांधूंगा, सर्प बंधनों में। तेरे सांप मुझ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे नागराज। अगर सांप नागराज के दोस्त हैं तो कुत्ते डोगा के यार हैं, और बारूद डोगा की ताकत है। देख, तूने अपना पैर डोगा द्वारा बिछाई गई लैंड माइन पर रख दिया है। बड़ा तो मुझको अभी भी पकड़ नहीं सकता है डोगा, क्योंकि मैं तेरी गोली से बचने के लिए गायब होकर कहाँ पर प्रकट होऊंगा ये तू कभी पता नहीं लगा पाएगा। इस भूल में मत रहना नागराज, डोगा की नज़रों से कुछ भी नहीं छिप सकता है। तूने मेरी प्रकट होने वाली जगह का पता कैसे लगा लिया? तो अपने आप को गायब करके छुपा सकता है नागराज, लेकिन अपनी महक को नहीं। मेरे कुत्ते तेरी गंध सूंघकर तेरी स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं।
लड़ाई लंबी खिंच रही है। स्टील और परमाणु कभी भी बाहर आकर इस लड़ाई में शामिल हो सकते हैं। इनके मास्क के कारण विस्फुंकार भी इस पर असर नहीं करेगी। इसकी ताकत को नष्ट करना होगा और ये काम नागफनी सर्पों की मदद से किया जा सकता है। तेरे कांटेदार सर्पों को अपने आप को काटने नहीं दूंगा नागराज। बसते बसते भी ये कुछ कांटे मेरे बाजू में धंसा ही गया, लेकिन डोगा काटे तो क्या, गोली का घाव भी सह सकता है। लेकिन डोगा कांटे तो क्या, गोली का घाव भी सह सकता है। इन मामूली कांटों का दर्द इस फौलादी जिस्म पर कोई असर नहीं डालेगा नागराज। खसाक डालेगा डोगा, डालेगा। ये कांटे तुझे कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उन खास नसों का रक्त संचार अवरोध करने के लिए तेरे शरीर में धंसाए गए हैं, जो तेरी मांसपेशियों को ताकत देते हैं। एक्यूपंक्चर के सिद्धांतों पर आधारित है इन कांटों का वार। अब तेरे हाथ पैर सुन्न हो गए हैं डोगा, और अब मेरा एक ही घुसा तुझे होश की सीमा के पार ले जाने के लिए काफ़ी है। डोगा नागराज की इस अद्भुत चाल का शिकार हो गया था। धड़ाक। डोगा को तो नागराज ने कुछ समय के लिए रास्ते से हटा दिया था, लेकिन नागराज का रास्ता अभी भी साफ नहीं हुआ था। बस नागराज, अब तेरी कोई चाल नहीं चलेगी। अगर तेरे नागों ने मुझे सुरंग के नीचे पकड़कर न रखा होता तो मैं और जल्दी आ जाता। अगर देर से आते तो कुछ समय तक और जी लेते। जल्दी आकर तूने अपनी जिंदगी को और छोटी कर ली है। ठनाक। तूने मुझे नागरस्सी द्वारा पकड़कर गलती कर दी है नागराज। अब इसी नागरस्सी के सहारे मैं तुमको हवा में उड़ाकर एक ऐसी एनर्जी प्रिजन में ले जाऊंगा जहां से तेरी कोई भी शक्ति तुझको बाहर नहीं निकाल पाएगी। तो शेख चिल्ली की तरह बहुत आगे तक का प्रोग्राम सोच गया परमाणु, जबकि तुझे तेरे सपने से जगाने के लिए मुझको सिर्फ ये नागरस्सी तोड़नी पड़ेगी। शेख चिल्ली की सोच से तू काम ले रहा है नागराज। तू हवा में तो है ही, और इधर तू सर्प रस्सी तोड़ेगा, उधर मैं तुमको परमाणु रस्सी से जकड़ लूंगा। तो मुझे परमाणु रस्सी में जकड़ेगा कैसे? मैं अदृश्य होकर तुरंत आजाद। फिर से बिजली का झटका मुझको इच्छाधारी कदमों में बदलने से रोक रहा है। इस बार ये झटका कौन दे रहा है? इस बार भी ये काम मेरा ही है नागराज। मैं भी तुम्हारे सुरंग से बाहर आ गया हूँ। ओह, इस स्थिति में मेरे कोई वार इस तक नहीं पहुँच पाएंगे, और ये मेरे चारों तरफ परमाणु कणों की एक कैद बनाता चला जाएगा। एक बार मैं इस कैद में फंस गया तो बाहर निकलना असंभव होगा। अगर मैं किसी तरह से परमाणु तक पहुंच सकूं तो इसको एक घुस्से से बेहोश कर सकता हूं, लेकिन परमाणु मुझको अपने तक पहुंचने देगा ही नहीं। लेकिन परमाणु तक पहुंच पाने से बात बनेगी। अगर मैं परमाणु तक नहीं पहुंच सकता तो परमाणु को अपने पास तक लाना होगा। इन सांपों को मेरे पैरों में पकड़ने से कुछ नहीं होगा नागराज। इनके दांत मेरी एस्बेस्टस की पोशाक को छेद नहीं सकते, और ना ही इनका वजन मेरी गति को कम कर सकता है। अरे, ये अपने सांपों से तो क्या बना रहा है? पैराशूट। जब ये खुलेगा तो तेरे उड़ने की गति एकाएक कम हो जाएगी, लेकिन मेरी गति उतनी ही रहेगी, और तब मेरा घुसा तेरे जबड़े तक आराम से पहुंच सकेगा। होश खोते ही परमाणु का शरीर बिना पंख के पक्षी की तरह नीचे आ गिरा। ओह, परमाणु भी नागराज की चाल का शिकार हो गया। अब नागराज को रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ मुझ पर आ पड़ी है, लेकिन मेरे पास इसको परमाणु संयंत्र में घुसने से रोकने के लिए पर्याप्त शक्तियां मौजूद हैं। कानून का रखवाला इंस्पेक्टर स्टील नागराज को कानून नहीं तोड़ने देगा। अब सबसे खतरनाक दुश्मन मेरे सामने है। इसके रोबोटिक शरीर पर ना तो मेरे विषैली फुंकार कुछ असर डाल पाएगी, और ना ही ध्वंसक सर्प इसके फौलादी कवच को तोड़ पाएंगे, लेकिन इसके बारूदी वार मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए मैं फिलहाल इससे लड़ने के झंझट में नहीं पड़ूंगा। पहले मैं अपनी मंजिल के जितना पास हो सके उतनी पास पहुंचने की कोशिश करूंगा। नागराज की विस्फुंकार सुरक्षा कर्मियों से भरे रास्ते को साफ करती जा रही थी, और परमाणु संयंत्र के अंदर
और परमाणु संयंत्र के अंदर होने के कारण इंस्पेक्टर स्टील नागराज का वार करने का खतरा भी मोल नहीं ले रहा था। उफ, नागराज तेजी से मुझसे दूर होता जा रहा है और अब तो वो परमाणु रिएक्टर के मेन कंट्रोल रूम तक पहुंच चुका है। इसके इरादे नेक नहीं लगते। अब तो खतरा हो ना हो, इसको रोकने के लिए वार करना ही होगा। बस नागराज, बहुत हो गया, रुक जाओ वरना मुझे तुमको जिंदा पकड़ने का इरादा छोड़ना पड़ेगा। जिंदा तो अब ना तू बचेगा और ना ही महानगर का कोई भी जीवित प्राणी। बस शायद कॉकरोच जिंदा बच जाए, क्योंकि वे रेडियो एक्टिविटी की घातक किरणों को सह सकते हैं और ये काम मैं बड़े आराम से कर सकता हूँ। मुझको सिर्फ इस नॉब को तोड़ देना है जो परमाणु विखंडन की प्रक्रिया को नियंत्रित कर रहा है। इस स्विच को तोड़ने से प्रतिक्रिया अनियंत्रित हो जाएगी और ये पूरा परमाणु संयंत्र एटम बम की तरह फट पड़ेगा। अरे ये मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या हो गया है मुझको? ऐसा करने से तो करोड़ों जीवन काल के गाल में समा जाएंगे। नागराज का अच्छा रूप उसके बुरे रूप पर हावी होने की पूरी कोशिश कर रहा था और इस दृश्य ने पोल्का को एक बार फिर चिंता में डाल दिया था। मैंने अच्छा किया जो अपने सिस्टम को परमाणु संयंत्र के क्लोज सर्किट टीवी सिस्टम से जोड़ दिया, वरना हमको नागराज की हालत सुधरने का पता ही नहीं चलता। कुछ करो पोल्का, नागराज जल्द ही अपने आप पर काबू पा लेगा। ऐसा अगर हुआ तो मैं नागराज पर ब्रेन वॉश किरण का एक बार फिर वार करूंगी और इस बार मैं इसको डबल डोज दूंगी। नागराज का दिमाग अच्छे और बुरे विचारों के बीच में झूल रहा था और उसकी इस अनिश्चय की स्थिति ने स्टील को अपना वार करने का मौका दे दिया था। अब तेरे हाथ उस नॉब तक नहीं पहुंच पाएंगे नागराज। जो आदमी इच्छाधारी कणों में बदल सकने की क्षमता रखता है, उसको तुम्हारे ये बंधन भला क्या बांध पाएंगे स्टील। यहाँ पर इच्छाधारी कणों में बदलने की भूल करना भी मत नागराज। यहाँ पर चारों तरफ रेडियो एक्टिविटी फैली हुई है। अगर तुम इच्छाधारी कणों में परिवर्तित हुए तो ये रेडियो एक्टिविटी तुमको सामान्य रूप में शायद दोबारा जुड़ने ना दे। तुझे मुझसे सिर्फ तेरी इच्छाधारी शक्ति ही बचा सकती थी नागराज, लेकिन उसका प्रयोग तू नहीं कर सकता है। अब अपने आप को कानून के हवाले कर दे और ये नाक छोड़ने की बेकार मेहनत बंद कर दे। ये मुझ पर कोई खास असर नहीं डालेंगे। अब तो मेरे मशीनी बदन में सीलबंद सर्किट लगे हैं, जहाँ तक तुम्हारे सूक्ष्म सर्प भी नहीं पहुँच सकते। अरे अरे, ये नाग मेरे शरीर पर चक्कर क्यों काट रहे हैं? ये चक्कर यूं ही नहीं काट रहे हैं, ये यहाँ पर मौजूद तारों को काटकर तेरे बदन पर लपेट रहे हैं, जिनमें जब करंट दौड़ेगी तो तार की कुंडली चुंबकीय फील्ड पैदा करेगी और ये चुंबकीय क्षेत्र तेरे सर्किटों में व्यवधान पैदा कर देगा। तेरी ताकत खत्म होने लगेगी और तब मैं परमाणु विखंडन को नियंत्रण करने वाली नॉब को तोड़ने का मौका तुम्हारे बदन को ही दूंगा। ये तूने क्या किया नागराज? अब ये प्लॉट एटम बम की तरह फटेगा, तुम भी नहीं बचोगे। वैसे तो मेरा प्लान इच्छाधारी कणों में बदलकर बचने का था, लेकिन तूने मुझे डरा दिया, इसलिए मैंने अपने बचने के लिए सर्पों से ये सुरंग खुदवा ली थी, पर मैं तुझे इसमें घुसने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं घुसते ही इस सुरंग को ऊपर से बंद भी करता जाऊंगा। कीमती पल धीरे धीरे सरकते जा रहे थे और महानगर की विनाश की घड़ी आ गई थी। वाह, क्या नज़ारा है, मज़ा आ गया। इस पल का तो मुझको सालों से इंतजार था। ये काम सिर्फ नागराज ही कर सकता था। उसने इस धमाके के रूप में आतंकवाद का नगारा पूरी दुनिया में बजा दिया है, लेकिन नागराज कहाँ है? उसको ढूंढो, मेरे सामने लाओ उसको। अब हम पक्के दोस्त बन गए हैं। ये रहा नागराज, मैं अभी इसको यहाँ पर लाने का इंतजाम करती हूँ। लेकिन नागराज के पास ये कौन आ रहा है? मुझे कुछ खतरा लगता है। नागराज को जल्दी से जल्दी इस मुसीबत से बचाकर यहाँ पर लाना होगा। नागराज अपने द्वारा फैलाए गए इस विनाश को देखकर कभी उदास हो रहा था तो कभी खुश। उफ,
ये मैंने क्या कर डाला? करोड़ों प्राणियों की जान ले ली मैंने। अब मुझे खुद भी जीने का कोई अधिकार नहीं है। उसके अच्छे और बुरे रूप में द्वंद्व चल रहा था। अच्छा रूप उसे उदास कर रहा था, लेकिन बुरा रूप खुश। लेकिन मैंने जो किया अच्छा किया। अब हर इंसान मेरे नाम से थर थर कांपेगा। पूरी दुनिया सलाम करेगी मुझे। आतंकवाद के राजा नागराज को आतंकवाद के राजा नागराज को नहीं बेटा। डर से किया गया सलाम इज्जत की निशानी नहीं होता। वैसे अद्भुत है तुम्हारी इच्छा शक्ति। जो अपने ही दिमाग से लड़ सकता हो वो महान होता है। अपनी महानता को पहचानो नागराज। अब मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे साथ हूँ। नागराज को मदद नहीं चाहिए, पर तुम हो कौन जो मेरी मदद करना चाहता है? देखो, मुझे पहचानो कि मैं कौन हूँ। बाबा गोरखनाथ। हाँ गोरखनाथ, मैंने वर्षों पहले तुम्हारे मस्तिष्क से उन कैप्सूल को निकाल कर तुमको स्वस्थ किया था, जो तुमको आतंकवादी का साथी बना रहा था। परंतु उस वक्त मुझे ये पूर्ण विश्वास नहीं हो पाया था कि मैंने तुमको पूरी तरह से स्वस्थ कर दिया है, क्योंकि उस कैप्सूल ने तुम्हारे मस्तिष्क के एक भाग को क्षतिग्रस्त कर दिया था। उस भाग के जागृत होने पर तुम कभी भी फिर से आतंकवाद के रास्ते पर चल सकते थे। मुझे उम्मीद थी कि समय गुजरने पर क्षतिग्रस्त भाग अपने आप स्वस्थ हो जाएगा, परंतु फिर भी मैंने सिकांगी को तुम पर नज़र रखने के लिए छोड़ दिया था। उसके पश्चात मैं साधना के लिए हिमालय पर चला गया, और इतने वर्षों के बाद मेरी ये सतर्कता काम आई। तुम्हारे इस गुप्त राज को जानकर अपराधियों ने फिर तुमको भटकाने की कोशिश की है। आज मैं तुम्हारे मस्तिष्क के उस भाग को ही निकाल दूंगा, फिर यह समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। समस्या तो तुम मेरे लिए बन गए हो गोरखनाथ। मैं कोई बीमार नहीं हूँ जिसका तुम इलाज कर सको। पिछली बार जब हम टकराए थे तो उस वक्त मेरी शक्तियाँ सीमित थी और मुझे उनका सही प्रयोग भी नहीं आता था, पर अब बात कुछ और है। अब मेरे पास असीमित इच्छाधारी नाग है और वे सब मेरी इच्छा का पालन करने के लिए बाध्य है। तुम्हारी इन मामूली शक्तियों से तो सिकांगी ही निपट सकता है, मेरी जादुई शक्तियों युक्त नेवला सिकांगी। अगर इसकी शक्तियाँ जादुई हैं तो मेरी शेष शक्तियाँ भी प्रभु महादेव के आशीर्वाद के कारण है। देखते हैं ये किस पर किसकी शक्तियाँ हावी होती है। ओह, अद्भुत शक्तियों युक्त नाग प्राप्त कर लिए हैं तुमने नागराज। अब मुझको साबर मंत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। साबर मंत्र के उच्चारण ने लगभग तुरंत उस जीव को पैदा कर दिया। धुम्राधम, नागराज को वश में कर। जो आज्ञा बाबा गोरखनाथ। इस हवाई भूत को तो मेरे सर्पों की दुम की हवा ही उड़ाकर बहा देगी। अरे, मेरे सर्प इसके शरीर के चपेट में आते ही बेसुध हुए जा रहे हैं। यही धुम्राधम की शक्ति है। ये सर्पों को नष्ट कर देता है और सर्प ही तुम्हारी शक्ति है। अब ये तुमको चारों तरफ से घेर कर तुम्हारे रोम छिद्रों के द्वारा तुम्हारे शरीर में प्रवेश होकर तुम्हारे सर्पों को नष्ट करेगा और तुम शक्तिहीन हो जाओगे। फिर तुम्हारी शल्य चिकित्सा करके मैं तुमको हमेशा के लिए ठीक कर दूंगा। ये धुम्राधम मेरे शरीर में घुसता जा रहा है और मेरे सर्पों को नष्ट कर रहा है। मुझ पर कमजोरी छा रही है और इसको अपने शरीर से अलग कर पाना असंभव काम है। काश मेरे पास यहाँ पर वैक्यूम क्लीनर होता तो इसको इसमें खींच कर कैद कर लेता। अरे, मिल गया रास्ता। ये पतली सी सुरंग काफ़ी गहरी लगती है, ये बचाएगी मुझे। बस मुझको एक ऐसी चट्टान चाहिए जो इसके मुंह पर फिट हो सके। ये चट्टान मेरे काम की लग रही है। नागराज की उस किक ने पथरीली गोले को सुरंग के मुंह पर ला पटका और फिर नागराज ने उस सुरंग के पास पहुंचकर उस चट्टान को सुरंग के रास्ते जमीन की तरफ रवाना कर दिया। नीचे लुढ़कती चट्टान ऊपर की हवा को ऐसे खींचती चली गई जैसे वो चट्टान नहीं, साइकिल पंप का पिस्टन हो। और इस तरह से पैदा हुआ जबरदस्त खिंचाव ने धुम्राधम के शरीर को भी अंदर खींच लिया। तुम्हारा वार बेकार हो गया गोरखनाथ। अब मेरा वार झेलने को तैयार हो जाओ। गोरखनाथ के पास वारों की कोई कमी नहीं है नागराज।
तेरे वार को मैंने रोक लिया है, अब तू मेरा वार सहने को तैयार हो जा, जो तुझको मूर्ति बना देगा। गोरखनाथ के मंत्रों के कारण चारों तरफ उड़ते पथरीले कण जमीन के जमीन के शरीर गोरखनाथ के मंत्रों के कारण चारों तरफ उड़ते पथरीले कण नागराज के शरीर पर तेजी से चिपकने लगे और नागराज के ऊपर पत्थर की एक परत जमने लगी। नागराज मूर्ति बनकर बेबस हो गया था। अब मैं तुम्हारे मस्तिष्क की योग द्वारा शल्य क्रिया करके तुम्हारे मस्तिष्क के क्षतिग्रस्त भाग को बाहर निकालूंगा, तो नागराज के साथ कुछ भी नहीं कर पाएगा योगी। अरे किसने फेंका है नागराज पर अपना शिकंजा? मैंने बुढ़े, और अब नागराज मेरे साथ जाएगा और तू सिर्फ अपना हाथ मलेगा। उफ, ये क्या हुआ? नागराज मेरे हाथ से निकल गया, पर मैं भी इसको स्वस्थ करके ही रहूँगा। पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं नागराज का। बाबा गोरखनाथ भी वायु मार्ग पर चल पड़े थे, लेकिन उनकी गति उस यान से बहुत कम थी जो देखते ही देखते कश्मीर की हसीन वादियों के ऊपर मंडरा रहा था। अब कोई खतरा नहीं है नागराज, अब हम अपने इलाके में है। यही कश्मीर घाटी है हमारा मुख्य आतंकवादी अड्डा। अब मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ी पथरीली परत को उतार कर तुमको अपने पार्टनर के पास ले जाऊंगी और फिर तुम मिलोगे ऑल टाइम ग्रेट टेररिस्ट सुप्रीमो से। देखो पार्टनर, मैं इसको बचा कर ले आई उस बूढ़े योगी के शिकंजे से। नागराज, मेरा दाहिना हाथ नागराज, तुमने महानगर का विध्वंस करके मेरा दिल खुश कर दिया है, और अब उसके साथ साथ तुम एक वांटेड आतंकवादी बन गए हो। अब तुम चाहो तो भी पीछे नहीं जा सकते। भतीजे, तुम्हारा चाचा नागपासा आतंकवाद की दुनिया में तुम्हारा स्वागत करता है। अब हम और तुम मिलकर तक्षक नगर से हजारों गुना बड़ा राज्य बनाएंगे, जिसका राजा होगा नागपासा, यान रानी होगी पोलका और राजकुमार होगा नागराज। तुमसे मिलकर सचमुच बड़ी खुशी हो रही है चाचा। हम पहली बार दोस्तों की तरह मिल रहे हैं। अब तक तो हम जब भी मिले हैं सिर्फ दुश्मनों की तरह मिले हैं। अब हम पहले विनाश फैलाएंगे और जो दुनिया बच जाएगी उस पर राज करेंगे। तुम्हारा नामो निशान तक नहीं बचेगा नागपासा। महानगर का विध्वंस वैसे तो नागराज के हाथों हुआ है, लेकिन उसका असली मुजरिम तू है। तूने नागराज को आतंकवादी बनाकर ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया। नागराज को भी सजा मिलेगी जरूर, लेकिन पहले गोरखनाथ तुझे सजा देगा नागपासा। तो यहाँ तक आ गया योगी। खैर, शिकार खुद हमारी माद में आ गया है, तो हम शिकार कर ही लेते हैं। ये तुम्हारा नहीं मेरा शिकार है। आ गोरखनाथ, कर मुझ पर वार। तुझमें अगर मृत्यु को वरण करने की इतनी तेज इच्छा है तो मैं तेरी इच्छा को अभी पूरी कर देता हूँ। अपनी इस इच्छा को तो मैं खुद भी पूरा नहीं कर पाया गोरखनाथ। मैं चाहकर भी नहीं मर सकता। अमृत पिया हुआ है मैंने। नागपासा अमर है, पर तू अमर नहीं है गोरखनाथ। देख कि मैं तुझको कितनी दर्दनाक मौत देता हूँ। ये अवश्य सत्य बोल रहा है। इतना तीव्र ऊर्जा का वार तो वही कर सकता है जिसके शरीर में अमृत का संचार हो रहा है। तूने बड़बोलेपन में अपना राज बताकर अपना ही नुकसान किया है नागपासा। अब मैं तुझे आसानी से पराजित कर दूंगा। ये क्या कर रहा है तू? ये तूने मुझ पर क्या फेंका है जो मुझको गलाता जा रहा है? खैर, गलाता है तो गलाए, अमृत मुझको फिर से ठोस बना देगा। चाचा, इस बार ऐसा नहीं होगा नागपासा। जो बिलियक तुमको अपने अंदर घोल रहा है वो सिर्फ तुमको घोलेगा, अमृत को नहीं। ऐसा अमृत और तुम्हारे शरीर अलग अलग हो जाएंगे और फिर तुम कभी ठोस नहीं बन पाओगे और तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। नहीं, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। मुझे बचाओ पोलका, कुछ करो। मैं क्या करूं? इस बिलियक को रोकने का मेरे पास भी कोई तरीका नहीं है, लेकिन मेरे पास है। बिलियक मुझसे दूर खींचता जा रहा है। मैं बच गया। तूने मुझसे बहुत कुछ सीखा है पोलका। यांत्रिक ज्ञान में तो निपुण जरूर हो गई है, लेकिन यौगिक वारों को काटने के लिए अभी तेरा यांत्रिक ज्ञान अधूरा है। सच कहा गुरुदेव, अभी तो मुझे आपसे बहुत कुछ सीखनी है। तो फिर देख और सीख। देख कि यौगिक शक्तियों को कैसे काबू में लाया जाता है। गोरखनाथ और गुरुदेव एक दूसरे से जूझ रहे थे
और आतंकवाद के उस मुख्य ठिकाने के अंदर कुछ और हलचल हो रही थी। एक एक करके आतंकवाद की सेना के स्वयंभू कमांडर चीत होते जा रहे थे। धड़ाक, ये गया 36वां आतंकवादी। बस अब और कोई नहीं बचा है और मेरी मंजिल मेरे सामने है। अब भारती को मैं ले उड़ूंगा। गोरखनाथ के लिए काम इतना आसान नहीं था। ओह, तूने मेरी कुंडलिनी पर वार करके उसको सुला दिया है। मेरी योगिक शक्तियां तो लुप्त होती जा रही है। मुझे कुंडलिनी को जागृत करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। वक्त तुझे कैसे मिल सकता है गोरखनाथ? इस धरती पर तेरा वक्त तो खत्म हो चुका है। वो वार शायद गोरखनाथ का खात्मा कर ही देता अगर वो ढाल बीच में न आ गई होती तो। ये सांप कहाँ से आए? नागराज तो इधर खड़ा है, फिर उधर कौन? अरे, भारती को साथ में लिए एक और नागराज, फिर से दो नागराज। इनमें से असली कौन सा है? बस बहुत एक्टिंग कर ली मैंने, अब तो सच बोलना ही पड़ेगा। भाई पासा जी, मैं नागराज नहीं हूँ, मैं तो नागू हूँ। नागू? तो नागू है और असली नागराज ये है। पर असली नागराज ने अपने दिमाग पर काबू कैसे पाया? और पोलका तो असली नागराज को पकड़ कर लाई थी, फिर नागराज बदल कैसे गया? नागराज को मैंने नागू से तभी बदल दिया था जब मेरे वार से मूर्ति बनते वक्त पथरीले कणों का गुब्बारा नागराज की आड़ में छुपाए हुए था। हमको ये पता था कि नागराज पर नजर रखी जा रही है, यानी ये सब एक सोचा समझा हुआ प्लान था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नागराज के हाथों करोड़ों जिंदगियों के खून से रंगे हुए हैं। अब तो ये मुझसे भी बड़ा हत्यारा है। तुम हर बात को गलत समझते हो नागपासा। तुम तो महानगर पर अपनी स्क्रीन के जरिए नजर गड़ाए हुए था ना। जरा एक बार फिर महानगर पर नजर तो डालो। खंडहरों पर बार बार नजर क्या डालनी? अरे, महानगर तो सही सलामत है, यहाँ तक कि एटॉमिक पावर प्लांट भी सुरक्षित है। फिर हमने जो देखा वो क्या था? वो मेरे द्वारा फैलाई गई योग माया का प्रक्षेपण था। नागपासा, यानी नागराज ने कभी एटॉमिक पावर प्लांट को नष्ट किया ही नहीं। पर क्यों? खैर, फिर इतना बड़ा नाटक करने की क्या जरूरत आ पड़ी थी? हम गोल गोल बातें करके समय व्यर्थ कर रहे हैं। मैं तुमको पूरी बात शुरू से समझाता हूँ। दरअसल नागराज ने महानगर को नष्ट किया ही नहीं। हाँ, ऐसा वो जरूर कर देता अगर सिकांगी समय रहते सूचना लेकर मेरे पास ना पहुँचता और मैं सही वक्त पर नाभिकीय संयंत्र ना पहुँचता। नागराज से मेरा सामना तब हुआ जब वो नाभिकीय संयंत्र के मुख्य नियंत्रण कक्ष में पहुंच गया था और स्टील अभी बाहर ही था। नागराज मुझे देखकर चौंका जरूर, लेकिन मैंने अपना जाल पहले ही बिछा रखा हुआ था। नागराज उसमें फंसने से अपने आप को नहीं बचा पाया। मैंने आनन फानन में नागराज के बाकी मस्तिष्क का संपर्क उसके क्षतिग्रस्त मस्तिष्क भाग से काट दिया और नागराज जैसे सोते से जगा। ये सारा काम योग माया के आवरण के अंदर किया गया ताकि तुम इसे देख ना सको। मुझे पता था कि नागराज के दुश्मन उस पर नजर रखे हुए होंगे। वैसे तो नागराज तभी तुम्हारा समूल नाश करने निकल पड़ता, लेकिन समस्या भारती की थी। अगर तुमको पता चल जाता कि नागराज ठीक हो गया है तो भारती फिर नागराज को शायद कभी ना मिलती। इसलिए हमने ऐसा करने का फैसला किया ताकि तुमको लगो कि नागराज अभी भी तुम्हारे कंट्रोल में है। नागराज स्टील से लड़ा और योग माया ने तुम्हारे नाभिकीय संयंत्र के फटने और महानगर के नष्ट होने का दृश्य भी दिखा दिया। अब समस्या ये थी कि नागराज को तुम्हारे ठिकाने का सही पता नहीं था, इसलिए ये ज़रूरी था कि तुम खुद आकर इसको ले जाओ। पर इससे एक खतरा ये भी था कि नागराज फिर से तुम्हारा गुलाम बन सकता था, क्योंकि मुझे शल्य क्रिया करके मस्तिष्क निकालने का मौका नहीं मिला था। इसलिए जब मेरे नागराज के युद्ध के कारण पोलका उसको लेने आई थी तो मैंने नागू को नागराज के रूप में तुम्हारे साथ भेज दिया। इसलिए नागराज को भारती को सुरक्षित ढूंढने का समय मिल गया। अब भारती भी सुरक्षित है और नागराज भी। तुम्हारा आतंकवादी जाल भी छिन्न भिन्न हो चुका है। अब आत्मसमर्पण ही एकमात्र रास्ता है। अपने आप को हमारे हवाले कर दो। तुम भी 3 और हम भी 3 हैं गोरखनाथ। भारती को तो गिनना या ना गिनना बेकार है। अब मुकाबला आर पार का होगा। मेरी यांत्रिक शक्तियां जल्द ही तुमको घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देंगी। अरे,
पूरा कंट्रोल पैनल में विस्फोट कैसे हो रहे हैं? मेरी सारी मशीनें नष्ट हो रही है। ये काम मेरे वे ध्वंसक सर्प कर रहे हैं जो मशीनों के अंदर चुपचाप घुसकर बैठ गए थे। समझे गुरुदेव? समझा नागराज। और अब मैं ये भी समझ गया हूँ कि अब मेरी यांत्रिक शक्ति छीन पड़ जाएगी और तुम्हारा पलड़ा भारी हो जाएगा। लेकिन मैंने ऐसी स्थिति के लिए भी तैयारी करके रखी हुई है। मेरी कलाई से बंधे यंत्र की मदद से बना ये टेलीपोर्शन बब्बल हमको यहाँ से सुरक्षित निकाल ले जाएगा। पर यह हमारी आखिरी मुलाकात नहीं है नागराज। अब तो हमारी दुश्मनी और भी पक्की हो गई है। हम मिलेंगे और जल्द ही मिलेंगे। ओफ, दुश्मन हाथों से बचकर निकल गया बाबा। कोई बात नहीं नागराज, कम से कम तुमने उनके द्वारा फैलाए गए आतंकवाद के पाप रूपी वृक्ष का तो समूल नाश कर ही दिया। अब एक ना एक दिन तुम आतंकवाद के इन खलनायकों का भी विनाश जरूर करोगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। मुझे भी इस बात का आभास हो रहा है बाबा कि मेरी और नागपाशा की अगली मुलाकात शीघ्र ही होगी, अति शीघ्र। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? और अगर आप कालचक्र की पूरी सीरीज पढ़ना चाहते हैं तो इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर कालचक्र की पूरी सीरीज को पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।